स्टार्ट करते हैं और अब हमारा टॉपिक होगा एरर। ये जो वर्ड है ये जनरली फिज़िक्स में तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स की बात कर रहे होते हैं। और एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स का मतलब है जब हम लैब में हों। तो जब लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं तो बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं। टीचर बोलते हैं कि प्रिकॉशंस लीजिए, खुद से चीज़ें में होता है कि ऐसे करना है, वैसे करना है, काम अच्छे से करना है। लेकिन फिर प्रॉब्लम्स होती हैं जो आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सही नतीजे, करेक्ट रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं। उनमें कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। ये गड़बड़ या मिस्टेक को ही हम लोग एरर बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे गड़बड़, इंग्लिश में बोलेंगे मिस्टेक्स हो गई। मिस्टेक्स लिटरली कोई और मतलब होता है, मतलब नॉर्मली कहते हैं कि हाँ हम नहीं करेंगे, लेकिन जब इसको हम फिज़िक्स के टर्म से बात करते हैं, क्लासरूम के टर्म से बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट के टर्म से बात करते हैं, तब एक डेफिनेट सा वर्ड निकल के आता है कि एरर को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने एक बहुत सिंपल वर्ड इस्तेमाल किया है कि एरर को डिफाइन कर सकते हैं एज ए डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू अनमेजर्ड वैल्यू। अब यहाँ पे ट्रू वैल्यू को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं कि ट्रू वैल्यू, अब हो सकता है मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी आए, होगा बिल्कुल होगा, और हो सकता है ये कम भी हो। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मतलब इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब ये क्या प्लस और माइनस, जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि मान लीजिए एक आपके पास वोल्टेज स्टेबलाइजर है। वोल्टेज स्टेबलाइजर मान लीजिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, एक बहुत सिंपल सी चीज़, ये स्टेबलाइजर लिखा हुआ है। आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो स्टेबलाइजर जो है वो इस रेंज में काम करेगा। चेक कर लीजिए, प्लस करेंगे तो उससे जाएगा। और मैडम भाई सिंपल सी बात करी है कि हम इस सिंबल को, ये जो प्लस माइनस वाला सिंबल है, इस चैप्टर में ये जो प्लस माइनस वाला सिंबल वो बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। मतलब करना ही पड़ेगा, चीज़ें ऐसे लिखी रहेंगी कि, और ये फिर आपको समझना है प्लस माइनस मतलब रेंज, ये रेंज बता देता है, ये मिड वैल्यू बता देता है। अब जैसे लैब के अंदर, एक्सपेरिमेंटल लैब के अंदर, जैसे मान लीजिए फोकल लेंथ कुछ इस तरह से लिखी हुई है 10 ± 2। ये फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस की। और एक टीचर ने, मतलब मैं खुद भी अपनी क्लासरूम में ये बोल देता हूँ कि एक्सपेरिमेंट जब करना होता है कि आपका रिजल्ट जो है, मतलब उसका एग्जैक्ट फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और स्टूडेंट से बोलता हूँ कि हाँ बेटा आपका रिजल्ट जो है वो इसमें होना चाहिए। अब क्या है इसका मतलब, यानी एक स्टूडेंट की जो रेंज होनी चाहिए वो 12 सेंटीमीटर से लेके 8 सेंटीमीटर तक, अगर उसका आंसर है तो ठीक, हम मानेंगे इसको। अब मानेंगे हम उसको, ये बोलना पड़ता है मेरे को, अब बोला इसलिए पड़ता है तो जस्ट मेक हैव देन कॉन्फिडेंस, जस्ट उनके अंदर कॉन्फिडेंस जगाना है कि नहीं वो कर सकते हैं, सही काम कर सकते हैं, नियम फॉलो करेंगे डेफिनेट। तो यहाँ पे जो है दो एग्जाम्पल ले लिए बताने के लिए, जो प्लस माइनस वाली चीज़ है वो इस चैप्टर का एक इंटीग्रल पार्ट है, आपको लेके चलना है। चलिए हम एरर को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, और दूसरे की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले सिस्टमैटिक बात कर लेते हैं। मैं, अगर हम लोग चाहें ना तो इस टॉपिक पर ढेर सारा बात करते हैं, ढेर सारा। सिस्टमैटिक एरर क्या, नाम सिस्टमैटिक, लेकिन बड़े मतलब अजीब तरीके से एरर्स होते हैं जो आप ये कह सकते सर इसको सिस्टमैटिक क्यों कहा जाएगा।
मेरे को समझ में नहीं आता, सच में किताब में लिखा है मेरे को अजीब सा लगता है, लेकिन है, अब लिखा हुआ है सिस्टमैटिक एरर, डेफिनेशन लिखी हुई है, मतलब अच्छी खासी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। हाँ, इसका मतलब क्या है ये ज़रूर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, आप नाम से समझ में आ रहा है, नाम से क्लियर हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम होना जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट, अब हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं, मेजरिंग की बात कर रहा हूँ, तो स्केल में आप स्केल में नंबर ऑफ डिविजन्स कहीं गलत बने हुए हैं, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आप कह सकते हो। अब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हो गई, या फिर आप किसी चीज़ को बार बार इस्तेमाल कर करके वो चीज़ें ख़राब हो जाती, वेयर एंड टेयर होता है इंस्ट्रूमेंट्स का, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, बोलते हैं कि वोल्ट मीटर एमीटर, सर नीडल टेढ़ी हो गई है, या ऑप्टिकल बेंच में होता है सर नीडल टेढ़ी हो गई, सही से रीडिंग नहीं आ रही है। कॉमन मिस्टेक्स मतलब है इंस्ट्रूमेंट का। अब ये एक मतलब जब इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल, तभी मेरे ख्याल से रख रखाव की बात होती है, कि मैनेजमेंट की बात होती है, कि हाँ, हाउ द इंस्ट्रूमेंट्स नीड्स टू बी स्टोर्ड अप इन द लैब। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिंपल सी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हालांकि बहुत डिटेलिंग में जा सकते हैं, मतलब पूरा मतलब 1-1.5 घंटा इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आपको एक सिंपल जिस्ट चाहिए कि क्या। उसके बाद लिख रहा हूँ इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का मतलब आपको कोई काम करने का तरीका है, मतलब आपको पहले ये करना, स्टेप वाइज करना, पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है इम्परफेक्शन, मतलब कुछ चीज़ मेजर करनी है, मतलब एक तभी बोला जाता है ना, जब कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें दिए जाते हैं, रूल्स दिए जाते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। मैं एक सिंपल सी बात करूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, उन चीज़ों के टर्म से बात करूँ जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके, एकदम से याद में आया। बोर्ड मास जानते हैं ना, बोर्ड मास, राइट। अभी बोर्ड मास में क्या होता है ना, अभी बताया जाता है, मैथ्स में सब लोग जानते हैं, पढ़ चुके हो भाई पहले ब्रैकेट चलेगा, फिर ऑफ चलेगा, फिर डिवीजन चलेगा, उसके बाद सीक्वेंस फॉलो करते हैं, है ना। तो इस चीज़ का पहले ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो पहले बोल दिया कि अब जैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का सही तरीका क्या है, जो बेसिक लेवल जो होता है उसमें ये कहा जाता है कि पहले आप प्रॉफिट निकालिए, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, वो तरीका सही है, मतलब एक सीक्वेंस वाइज स्टेप। टीचर का समझाते हैं, पहले प्रॉफिट बताएगा, फिर प्रॉफिट परसेंटेज बताएगा। तो ये सब तमाम बातें इम्परफेक्शन मतलब आपकी टेक्निक्स में खामियां होना, प्रॉब्लम्स होना, ऐसी प्रॉब्लम्स जिसका हाँ आपको मतलब आपको वैसे ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके रिजल्ट्स में गड़बड़ी होगी। अब तीसरा जो हो जाएगा वो होगा पर्सनल एरर्स। अभी पर्सनल एरर क्या होगा, पर्सनल एरर क्या होगा, अब जैसे आपकी तबीयत खराब है, सर दर्द हो रहा है, नहीं मन नहीं कर रहा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, टीचर कहते नहीं, स्कूल की बात में ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीज़ें स्कूल लेवल पे बात कर रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी लेवल पे बात ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ तो आपको काम दूसरे तरीके से करना है। लेकिन हाँ, स्कूल लेवल में क्या होता है, क्योंकि हम लोग को ये क्लास टॉपिक जो है क्लास 11 से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उसी तरीके से बात करनी है। पर्सनल एरर्स खुद की, मतलब अब टीचर ने ध्यान नहीं दिया, टीचर एक जगह ध्यान दिया, आप इंतज़ार करें, उतनी देर में कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ ना कुछ अंतर पड़ेगा, जिसका हाँ कुछ आप बोल नहीं पाओगे, समझा नहीं पाओगे, हाँ ऐसा क्यों हुआ, बोलो ठीक है भाई। तो ये हो गई आपकी कुछ एक रॉ तरीके से एक्सप्लेनेशन की, हाँ यार ये क्या है। क्योंकि जब आप टॉपिक खोलोगे, जब आप बुक्स में टॉपिक खोलोगे, तो पहला जो टॉपिक आएगा वो यही होगा, क्या होता है, बस आपको एक हल्के सी जिस्ट मिल गई है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रैंडम एरर, तो ये क्या चीज़ है, डिवाइड करते हैं, तो पहला हो जाएगा आपका सिस्टमैटिक एरर, दूसरा हो गया आपका रैंडम एरर।
ये रैंडम एरर को किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रैंडम एरर के लिए। तो रैंडम एरर्स में बेसिकली हमें क्या करना होता है कि परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट at least 4 to 5 times। सिंपल बात बोल रहा हूँ कि आप अपने एक्सपेरिमेंट को कम से कम 4 से 5 बार अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें, उसकी हर एक बार अलग अलग वैल्यू निकले, और ऐसा करने पर आपको एक एवरेजिंग मिल जाए। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना सही हो, या आपकी वैल्यूज किस रेंज में पड़ रही, तो रेंज आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह से काम किया जा सकता है रैंडम। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये सिस्टमैटिक है, लेकिन इसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, लेकिन ये रैंडम, नाम देखो रैंडम है, लेकिन कैसे, तो हम इसको एक शॉर्ट में कह सकते हैं कि ये सिस्टमैटिक एरर्स जो होता है बेसिकली हम लोग एनालिसिस करते हैं, बेटर वर्ड होगा, एनालाइज करते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एनालिसिस ऑफ द वेज एंड मीन्स ड्यू टू विच एरर एंटर इन आ रिजल्ट। और रैंडम एरर्स को बोलेंगे दिस इज अ बेसिकली सॉर्ट ऑफ अ रिमूवल, या फिर आप कह सकते हैं मैथमेटिकल अप्रोच। हमारी यहाँ पे मैथमेटिकल अप्रोच होती है, हाँ वाकई में यहाँ पे हमारी मैथमेटिकल अप्रोच होगी कि हम अपने एरर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकें। चलिए तो हम लोग आगे बात करते हैं कि एक सिंपल एग्जाम्पल लेंगे इस चीज़ को समझने के लिए कि हम इस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, और छोटा सा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम as measured by students। तो वो क्या चीज़ है, यहाँ पर हम लोग लिखें कुछ रीडिंग्स है, तो हम रीडिंग्स लिखते हैं 2.63 सेकेंड्स, उसके बाद 2.56 सेकेंड्स, उसके बाद 2.42 सेकेंड्स, उसके बाद 2.71 सेकेंड्स, और उसके बाद आखिरी में 2.80 सेकेंड्स। बच्चे लोग ने एक्सपेरिमेंट किया, बच्चे, अब देखिए यहाँ पर क्या है, बच्चे लोग ने एक्सपेरिमेंट किया, हम एनालाइज कर रहे हैं। 5 रीडिंग आई है, 5 रीडिंग लिख दी है, 5 रीडिंग की बात हुई थी, 1 2 3 4 5 5 बार। नीचे देखिए क्या किया, हमें पता था गलती होएगी, हमें पता था गलती होगी, हमें पता था हमें कि गलती होनी है, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। टाइम पीरियड पर सिंपल पेंडुलम निकाला है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए वो सिंपल पेंडुलम को सस्पेंड कर देते हैं, फिर उसको एक साइड ले जाके छोड़ के, वो एक एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर है उसकी, तो यहाँ पे हम बात नहीं करनी है। हमने एक रिजल्ट निकाला, रिजल्ट उन्होंने ही दे दिया कि भैया ये रिजल्ट है, आपने अब आपको ये रीडिंग दे दी, तो अब आपको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस the result with respect to एरर। मतलब यहाँ पे एरर के रिस्पेक्ट में हमें काम करना है, तो ये कितना एरर में ढूंढना है, कैलकुलेट करना है कि हमारा एरर क्या होगा, पता लगाना है। यही तो है रिमूवल। तो तुम पता लगा सकते हैं कि हमारे रिजल्ट में कितनी क्या क्या गलती होगी या क्या वैल्यू होनी चाहिए थी। चलिए शुरू करते हैं। क्या मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले पता लगा लीजिए कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5। तो ठीक है, 5 रीडिंग्स आई है हमारी,
5 रीडिंग्स। हमारा पहला काम होगा कि हम एवरेज निकालेंगे। ये हमारा पहला काम है। आप ये कह सकते हो पहला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि हमें एवरेजिंग करनी है। बड़ा सिंपल सा स्टेप है कि हमें एवरेजिंग करनी है। 5 रीडिंग्स है तो 5 से डिवाइड कर देना है, टाइम का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि कितनी होगी टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करने पर। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2.63 प्लस 2.56, फास्ट कर रहे हैं, 2.42, फिर इसके बाद कितना आएगा 2.71, फिर कितना आएगा 2.80। थोड़ा अजीब सा हो रहा है, इसको रब करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा। तो t इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 और आखिरी में है 2.80। इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करने पर वैल्यू शेयर आएगी 2.624 और इसको फिर से हमें एक राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 2.62। ये हमारे पास पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हमने क्या करना है, एवरेज निकाल। देखिए हमारा पहला स्टेप हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, हमें अगले स्टेप में हमें क्या करना है, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है, हमें जगह चाहिए। चलिए हम लोग जगह बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा। सेकेंड स्टेप हमारा ये है कि हम एरर निकालेंगे। एरर इन ईच मेजर्ड वैल्यू। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा टी, और डेल्टा टी लिखने के बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं टी माइनस T1। ये वैल्यू निकाल दूंगा फटाफट। कितनी आएगी वैल्यू, पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे 2.62 माइनस 2.63। सबसे पहले ये लिखा, उसके बाद इसी तरह से डेल्टा टी फिर से निकालेंगे। यहाँ पे 1 लिखेंगे, डेल्टा T2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टी माइनस T2। अब की बार यहाँ पे होगा 2.62 माइनस 2.56। उसके बाद डेल्टा T3 निकालेंगे, टी माइनस T3, 2.62 माइनस 2 पॉइंट। अब जरा ध्यान से देखिए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। हमें हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा और ये एक जनरल तरीका है जिसमें हम कुछ भी बोल नहीं सकते कि हाँ यही होगा। तो हर बार चाहे किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो, हर बार हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। हर बार इस तरह से अपने वैल्यूज निकालना। 5 वैल्यूज़ हैं तो ऑब्वियस बात है 5 बार डिफरेंस आएगा। 5 बार डिफरेंस निकाले कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो होगी मेरे ख्याल से, फटाफट लिख रहे हैं 0.01। अब ये प्लस है माइनस है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। मैं सिर्फ डिफरेंस लिख रहा हूँ, लिखूँ ना लिखूँ, बेसिक मतलब ये होता है कि पहले तो आप इसको ऐसे लिखो। चलिए अब यहाँ पर है तो यहाँ पे लिखेंगे 0.06 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.20 और उसके बाद है आपके पास 0.09, उसके बाद है आपका 0.18। ये आ गया आपके पास रिजल्ट्स। जरा एक बार चेक कर लीजिए कौन बड़ा कौन छोटा, में डिफरेंस करें फटाफट। ये बड़ी है तो ये प्लस है, बड़ी है ना, ये बड़ा तो माइनस। ये क्या है, ये बड़ा तो जैसे मैंने कहा था वैल्यूज़ जो है कभी ज़्यादा आएंगी और कभी कम आएंगी। इसीलिए अगले स्टेप में बोला जाता है मीन और एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजर्ड वैल्यू। जरा ध्यान से देखिए, पहले स्टेप ने हमने एवरेज निकाला, पहले स्टेप ने पूरा एवरेज निकाल दिया। दूसरे स्टेप में क्या किया, हमने उसको इस तरह से निकाल दिया। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्ड आया, मैं फिर से रब करके लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मुझे लग रहा है कि एब्सोल्यूट एरर निकालना है। अभी एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि जो चीज़ नेगेटिव है वो सब, मतलब डेल्टा मतलब ऐसे करना है,
मैं टी लिख रहा हूँ, डेल्टा टी लिख रहा हूँ, और फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल्टा T1, फिर लिख रहा हूँ डेल्टा T2, फिर ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे प्लस लगा रहा हूँ, फिर डेल्टा T3 लिखूँगा, फिर प्लस लगाऊंगा, फिर यहाँ पे डेल्टा T4 लिखूँगा, फिर प्लस लगाऊंगा, फिर डेल्टा T5 लिखूँगा, और फिर 5 से इसको डिवाइड कर दूँगा। अब 5 से डिवाइड करने का मतलब क्या, 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? तो रीज़न इज़ वेरी सिंपल, कितनी रीडिंग्स आई थी हमारी, 5 रीडिंग आई थी, तो 5 में करनी पड़ेगी, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको आप कर रहे हो प्लस 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 प्लस। चलिए आप तो रिजल्ट निकालिए, तब तक हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ कि पहला स्टेप क्या था। यहाँ पे जो पहला स्टेप था वो मैं लिख दे रहा हूँ, डेल टी इज इक्वल टू 2.62 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर आ गया था पहले का। चलिए अब यहाँ से कंटिन्यूशन करते हैं, इस वैल्यू को लेके यहाँ पे कंटिन्यूशन करते हैं, यहाँ पर पता लगाते हैं कि क्या है। तो चलिए डेल्टा T1 डेल्टा T2 है, तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ डेल्टा टी इज इक्वल टू, आप लोग कर चुके हो रिजल्ट, सब ऐड कर चुके हो, और ऐड करने पर जो रिज़ल्ट आएगा वो शायद होगा 0.54 डिवाइड बाय 5। चेक कर लीजिएगा प्लीज़ कैलकुलेटर से, मैंने भी ऐसे ही किया है 0.108, इसको राउंड ऑफ करके 0.11, ये आंसर लिख दिया मैंने। डेल्टा टी मैंने निकाल दिया, इस तरह से डेल्टा टी निकले। यानी अभी आप देख रहे हो कि हमने 2 बार एवरेज निकाला, 2 बार एवरेज निकाला। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे निकालना नेक्स्ट स्टेप जो होगा फ्रैक्शनल एरर। लिखा मैंने फ्रैक्शनल एरर। और फ्रैक्शनल एरर कैसे होगा, फ्रैक्शनल एरर हमारा आएगा कुछ इस तरह से, अपन को लिखना है डेल्टा टी अपॉन टी। तो 2 बार एवरेज निकाला था, तो एक बार एवरेज की वैल्यू कितनी निकली थी, एक बार एवरेज की वैल्यू यहाँ पे निकली थी 2.62, और एक बार ये एवरेज वैल्यू निकाली तो ये 0.01। आपके पास 2 बार एवरेज वैल्यू आई, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल एरर। तो हमारा ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी आएगी 0.149, जिसको हम लोग राउंड ऑफ के रूल्स हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और बात करनी। तो ये हमारा फ्रैक्शनल एरर आ गया। फ्रैक्शनल एरर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है परसेंटेज एरर, और परसेंटेज एरर को मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 4%। समझ गया होगी, इतना तो मैथ्स ऑफ कोर्स सबको आती होगी। परसेंटेज एरर हो गया आपका 4%, भाई इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 4% आएगा। यहाँ पे हमारी पूरी कहानी ख़त्म हुई। कहानी ख़त्म होने के बाद जो आपको आखिरी में याद रखना है, यानी स्टेप्स क्या क्या कर रहे हैं, मैं सबको रब कर दे रहा हूँ, सबको रब कर दे रहा हूँ यहाँ पे ऐसे। तो फाइनली हमारे पास क्या है, इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व किया था हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था, फाइंड मीन। आपने सबसे पहले मीन निकाला, उसके बाद क्या था आपके पास, आपने फाइंड मीन किया, तो मीन कितना निकल के आया, रिजल्ट का 2.62 सेकेंड्स। फिर आपने निकाला एरर इन ईच मेजर्ड वैल्यू, सब आपने निकाल दिया। उसके बाद आपने क्या निकाला, मीन निकालना है। जरा ध्यान सुनिएगा, मीन निकालना या फिर एवरेज निकालना ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ईच, एब्सोल्यूट एरर किसका, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजर्ड वैल्यू। यानी क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये वाला स्टेप करना है, फिर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, और फिर उसका मीन निकालना है। तो अगर आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे मीन कितना निकल के आया, यानी डेल्टा टी कितना निकल के आया, वो डेल्टा टी यहाँ पर कितना है, राउंड ऑफ करने में 0.01 सेकेंड्स। यहाँ पर कितना निकल के आया, तो मेरे ख्याल से ये इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, ठीक, ये ज़्यादा सही है। अब फिर क्या करेंगे, हमने यहाँ पे डेल्टा टी निकाला, उसके बाद
नेक्स्ट स्टेप है हमारा फ्रैक्शनल एरर। तो हमारा फ्रैक्शनल एरर क्या है? हमारा फ्रैक्शनल एरर डेल्टा टी अपॉन टी, डेल्टा टी अपॉन टी, डेल्टा टी अपॉन टी। वैल्यू कितनी डेल्टा टी की? यहाँ पे डेल्टा टी की जो पूरी वैल्यू निकाली, देखिए वो पूरा सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी है? 0.1 सेकेंड। ये हमारा फ्रैक्शनल एरर आ गया। फ्रैक्शनल एरर ये थोड़ी ना था, देखिए यहाँ पे ये है फ्रैक्शनल 0.04 सेकेंड। लिखना वहाँ पे गलत होगा, सेकेंड नहीं लिखना, फ्रैक्शनल ऊपर भी सेकेंड नीचे भी सेकेंड, तो आपके पास ये वैल्यू होगी। उसके बाद परसेंटेज एरर, ये सबसे ज़्यादा निकाला जाता है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है? 4% लिख दिया। यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। अब हमें अपने रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है। रिजल्ट, तो हमारा रिजल्ट क्या है? रिजल्ट हमारा ये है सबसे पहले कि हम अपनी वी, तो मैं लिखूँगा टी प्लस माइनस डेल्टा टी रिजल्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा, कितना लिखाऊंगा हुआ? 2.62, ये आया 2.62 प्लस 0.11 सेकेंड, ये आपका रिजल्ट आया। तो ये रिजल्ट को एक्सप्रेस करने का तरीका। एक और रिजल्ट, एक और तरीका है, उसको भी बता देना ज़रूरी है, और वो कुछ इस तरह से 2.62 ठीक सेकेंड्स, फिर प्लस माइनस यहाँ पे भी तो ऐसे लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस। हाँ, आपने रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये 4%, इस तरह से। तो क्या ध्यान देना है? ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो आंसर है, ये मतलब जो अभी तक जितना पढ़ाया उसका मेन चीज़, प्रॉब्लम्स आती हैं। पहले क्या करना है, आपको ऐसे भी रिजल्ट लिखना और ऐसे भी नहीं करना। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है, कि आपने वैसे करना है वैसे करना है, लेकिन इस तरह से लिखा जाता है रिजल्ट। एनालाइज किया रिजल्ट, कि आपने देखा एरर दो तरीके के होते हैं। तो एक जो है वो एक लिटरली है, मतलब उसमें आपको रीजनिंग्स देने पड़ते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है। जो सिस्टमैटिक एरर है वो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, और जो आपका रैंडम एरर है वो एक आपका मैथमेटिकल एनालिसिस है। तो एरर सिर्फ कैसे आपने ढूंढा क्या, अब इसके नेक्स्ट पोर्शन में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास के लिए, इस क्लास के लिए आपने ये पता लगाया है कि सिस्टमैटिक और रैंडम एरर में क्या फ़र्क होता है, और रैंडम एरर के प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, वो ये है।